नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। इस मुल्क के हालात क्या हैं दोस्तों? मुझे लगता है बस एक ही आंकड़ा काफी है। छोड़िए महंगाई की बातें, छोड़िए बेरोजगारी की बातें, आज सिर्फ ये आंकड़ा देखिए। और ये आंकड़ा है देश के दिहाड़ी मजदूरों का। ताजा आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है, और ये जाहिर करता है कि इस देश में जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली वेज पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, इस मुल्क में आज के दौर में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, फांसी पर लटक रहे हैं। सबसे ज्यादा मौत इस मुल्क में पिछले 8 वर्षों में मजदूरों की हो रही है। और क्या विडंबना है, क्या ट्रेजेडी है, क्या इस देश की त्रासदी है कि एक तरफ इस देश में गरीबों की मौत का रिकॉर्ड टूट रहा है और दूसरी तरफ साहब के ये दो मित्र ये अमीरी का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो एक तरफ पिछले 8 वर्षों में गरीबों की मौत का रिकॉर्ड और दूसरी तरफ मित्रों की अमीरी का रिकॉर्ड, दोनों आसमान छू रहे हैं। अब दोस्तों, ये मैं बात कोई हवा में नहीं कह रहा हूं, कोई इमोशनल होकर नहीं कह रहा हूं, किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं कह रहा हूं, किसी द्वेष से नहीं कह रहा हूं। जो भी बातें मैंने रखी फैक्ट्स और फिगर पर, मिसाल के तौर पर जो गरीबों का आंकड़ा मैंने दिया मौतों का, ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी के मंत्रालय का आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, जिसमें ये पता लगता है हमें कि इस मुल्क में लगातार 2014 से अब तक मजदूर सबसे ज्यादा खुदकुशी कर रहे हैं और 25% इजाफा है मौतों में। और दूसरी तरफ जो आंकड़ा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये भी मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंकड़ा जो है अडानी को लेकर है, उनकी दौलत को लेकर है, उनकी रईसी को लेकर है पिछले 8 सालों की। और ये आंकड़ा ब्लूमबर्ग का है, या आप कहीं से भी आपको मिल सकता है अगर आप गूगल पे सर्च करें। पब्लिक डोमेन में आंकड़ा है, एक बार देख लेते हैं, अडानी की अमीरी भी देख लेते हैं और फिर अंबानी पर भी बात करेंगे और कुछ खुलासे भी करेंगे। ऐसे आंकड़े कि गोदी मीडिया के किसी एंकर की रूह कांप जाएगी ये बात करने में। अब दोस्तों, गरीब मजदूरों की मौत का आंकड़ा तो आपने देख लिया। यहां पर पिछले 8 वर्षों में नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। अडानी की बात करने को मैंने कहा था, लेकिन एक चीज़ मैं आपको पहले कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग ट्विटर पे मुझसे कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी की जब बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई ईर्ष्या और द्वेषवश आप बात कर रहे हैं। सवाल किसी ईर्ष्या और द्वेष का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर कोई शख्स, अगर वो दौलत कमाता है और सही रास्ते से कमाता है तो हम उंगली नहीं उठा सकते। लेकिन अगर कोई शख्स पिछले 8 सालों में, 8 वर्षों में अगर दुनिया में रिकॉर्ड कायम करते और पूरी दुनिया उसकी तरफ देखे कि आखिर कौन सी जादू की छड़ी उसके हाथ लग गई है, तो फिर जिक्र करना तो बनता है, खबर तो बनती। तो ये आंकड़ा देखिए, 2014 से पहले गौतम भाई अडानी की क्या स्थिति थी। और मैंने पहले भी कहा कि मेरी उनसे कोई विद्वेष नहीं है अडानी साहब से। गौतम भाई की जो संपत्ति थी 2014 30 मार्च को, मोदी जी की शपथ से पहले, वो थी 5.10 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर के आसपास। लेकिन 2021 9 जून को ब्लूमबर्ग का कहना है कि ये 5 अरब डॉलर से 76 अरब डॉलर पे पहुंच गई। 76, 5 से 76। और 2022 29 अगस्त का जो आंकड़ा है, 5 अरब रुपया पिछले 8 सालों में 137 अरब डॉलर। और शायद इसीलिए आज की तारीख में गौतम भाई अडानी, जिनकी गिनती हिंदुस्तान में नहीं होती थी 8 साल पहले, आज वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 3rd richest person on this earth, गौतम अडानी। और आप उनका राइज देख सकते हैं इस ग्राफिक में, 5 अरब से 137 अरब डॉलर।
और गौतम भाई अडानी के बाद एक और गुजरात के मित्र साहिब के मुकेश भाई अंबानी। मुकेश भाई अंबानी की भी बात कर ले, हालांकि अब वो हिंदुस्तान के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हैं। उनका जो खिताब है हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति का, वो गौतम भाई ने ले लिया है। लेकिन जिक्र करते हैं मुकेश अंबानी का भी, क्योंकि आज खबर तो रिलायंस पर ही होगी, खुलासा तो रिलायंस पर ही होगा। गौतम साहब अगर $137 कमा रहे हैं तो संपत्तियों में, प्रॉपर्टीज में रोज नित्य नया एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं मुकेश अंबानी। और ये तस्वीर आप देखिए, वो दुबई जहां शेखों की रईसी का जिक्र होता है, किस्सा गोई होती है, उसी दुबई में, उसी शारजा में, उसी अबू धाबी में, उसी एमिरेट्स में सबसे महंगा जिया, सबसे महंगा बंगलो, सबसे महंगा रिहायशी मकान, महल मुकेश अंबानी साहब ने लिया है। उसकी कीमत है, पाम जुमेरा में है, समंदर के अंदर है, और इसको कहा जा रहा है कि दुबई मोस्ट एक्सपेंसिव। फनी इस बंगले को, इस महल को खरीदने में शेख भी कोशिश नहीं कर पाए, बादशाह भी पीछे हट गया, उसको मुकेश अंबानी ने लिया है। कीमत तकरीबन 640 करोड़ रुपए। तो एक तरफ मजदूर की मौतें और मौतों का रिकॉर्ड इस हिंदुस्तान में, खून पसीना बहाने वाले मजदूरों की मौत का रिकॉर्ड पिछले 8 साल में, जो सरकारी आंकड़े कहते हैं, और दूसरी तरफ एक के बाद एक दौलत के नए रिकॉर्ड, और वे रिकॉर्ड दो ही लोग तोड़ रहे हैं। अब दोस्तों, जिस मुल्क में दूध महंगा हो रहा है, दही महंगा हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, डबल रोटी महंगी हो रही हो, उस मुल्क में जहां 100% कमाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता हो, वहां खरबों रुपए यूं ही तो नहीं आ जाते। तो कुछ ना कुछ तो खेल हो रहा होगा। अगर कोई खरबों रुपए कमाने के रिकॉर्ड रोज तोड़ रहा है तो खेल तो हो रहा होगा। अब खेल तो बहुत से हो रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट को लेकर हो, चाहे बंदरगाह को लेकर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी सरकारी संपत्तियों को लेकर हो, या शेयर मार्केट को लेकर। खेल तो हो रहा है, खेल तो हो रहा है। लेकिन हमने सोचा नहीं था कि जो गेहूं किसान खून पसीने से कमाता है, हिंदुस्तान में, इस मुल्क में, उस गेहूं का भी खेल हो गया। अब दोस्तों, हैरत की बात यह है कि जिस मुल्क में किसान 1.5 साल तक तपती धूप में, सर्दियों की सर्द रातों में धरने पर बैठे रहे, दिल्ली को घेर कर बैठे रहे, और कई 700-800 वो ठंड में मर गए या धूप में मर गए, कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, उसी किसानों के साथ क्या छल हुआ, उसी गेहूं के साथ क्या छल हुआ। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो इंटरनेशनल मीडिया है, क्योंकि आज की तारीख में खबरें गोदी मीडिया तो देता नहीं है। सरकार के मुखालिफ, या जो सच्चाई है, या जो घपले हैं, या जो खेल है, ये खबरों के लिए अब आपको या तो किसी वेबसाइट पे जाना पड़ता है या फिर विदेश मीडिया में। तो अल जजीरा की जो खबर है वाकई हैरत अंगेज है। गेहूं का जो खेल हुआ, और मेरी कोशिश होगी कि अंबानी साहब रिलायंस से जुड़ा ये जो खेल है बहुत ही आसानी से समझाऊंगा, बहुत सहजता से समझाऊंगा, क्योंकि इस तरह के खेल बड़े टेक्निकल होते हैं। मैं उन टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपसे चंद सेकंड मांग रहा हूं। ये खेल समझना ज़रूरी है कि खून पसीने का सौदा कैसे किया जाता है मंत्रालयों में, और सरकार कैसे चुप हो जाती है, और गोदी मीडिया को लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं ये खेल समझाने जा रहा हूं बहुत ही सहजता के साथ। अब दोस्तों, ये तस्वीर देख लीजिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वाणिज्य मंत्रालय, मोदी जी का वाणिज्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब। बहुत खास हैं, दाहिने हाथ माने जाते हैं, बीजेपी के ट्रेशरर रहे और हिसाब किताब देखते हैं, और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट माने गए, पैसे का हिसाब किताब जानते हैं। वाणिज्य मंत्रालय ही देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखता है, और ये काम सिर्फ मशीनरी या हैवी इंडस्ट्री या फिर बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही नहीं, एग्रीकल्चर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देखता है। और
इसी वाणिज्य मंत्रालय ने एक फैसला किया, क्योंकि दुनिया में महंगाई बहुत बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये तय किया गया कि इस महंगाई में कहीं गेहूं निर्यात किया गया और बाहर के मुल्क उस गेहूं को खरीदने लगे तो कहीं हमारे मुल्क में शॉर्टेज ना हो जाए। तो सरकार ने, वाणिज्य मंत्रालय ने एक फैसला लिया कि हम गेहूं के एक्सपोर्ट को बैन करने जा रहे हैं, प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। और फिर एक तारीख चुनी गई, और वो तारीख थी 13 मार्च। जी हाँ, इसी साल 13 मार्च को यह तय किया गया कि अब गेहूं एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और जितने भी एक्सपोर्टर थे उनका माल धरा का धरा रह गया। लोगों को, व्यापारियों को अरबों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन मुल्क का एक व्यापारी, उसको नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जिस दिन बैन लगा उसके एक दिन पहले ही इस व्यापारी ने, जिसका नाम मुकेश अंबानी है, जिसकी कंपनी रिलायंस है, ऐसा मीडिया का कहना है कि रिलायंस ने 12 तारीख को बैन लगने से एक दिन पहले ही बैंक गारंटी ले ली थी, लेटर ऑफ क्रेडिट ले लिए थे। और सरकार ने कहा कि जिनके पास बैंक गारंटी है 13 तारीख से पहले की, वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो वाहिद व्यापारी था, उद्योगपति था, वो रिलायंस था। अब दोस्तों, गेहूं के इस खेल में एक और इत्तेफाक देखिए, और इत्तेफाक ये कि रिलायंस इंडस्ट्री पहली बार ग्रेन ट्रेडिंग में, यानी अनाज के व्यापार में, अनाज के एक्सपोर्ट्स में, निर्यात में पहली बार मैदान में उतरा, और उतरते ही छक्का भी मार दिया। अब सवाल यह है कि अगर पहली बार मैदान में उतरते ही छक्का मार दिया पहली बॉल पर, तो कुछ सवाल जहन में आते हैं। और जहन में सवाल ये आते हैं कि क्या रिलायंस इंडस्ट्री के लोगों को ये पता था कि सरकार 13 मार्च को बैन लगाने जा रही है वीट एक्सपोर्ट पर, गेहूं के निर्यात पर? क्या उनको पूर्व जानकारी थी और इसलिए उन्होंने एक दिन पहले बैंक की गारंटी ले ली थी और बाकी व्यापारी नहीं ले पाए, आईटीसी तक नहीं ले पाए? और भी कई ऐसे बड़े खिलाड़ी थे जिनको इस बात का इल्म नहीं था, जानकारी नहीं थी कि बैन लगने जा रहा है। तो क्या रिलायंस को इसकी जानकारी थी? अब ये सुनने में आ रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, ये पब्लिक डोमेन में बातें हो रही थी कि क्या रिलायंस की दखल वाणिज्य मंत्रालय के भीतर तक थी? क्या लोग वहां तक थे? क्या कोई साठगांठ थी? क्या ऐसा था? अब ये तो जांच का विषय है। हो सकता है मेरे आरोप गलत हो सकता है ये संयोग हो, इत्तेफाक हो, फॉर्च्यून हो, लेकिन एक सवाल बनता है कि आखिर ऐसा इत्तेफाक किया कि इतने करोड़ों के खेल में, अरबों के खेल में रिलायंस ही सिर्फ एक कंपनी थी जिसको मालूम था कि बैन लगने जा रहा है, और उसने बैन से पहले बैंक गारंटी ले ली एक्सपोर्ट की। और सरकार ने ये कह भी दिया कि 13 तारीख से पहले जिसने बैंक की गारंटी ले रखी है वो एक्सपोर्ट कर सकता है। अब इस तरह की चर्चा है, लेकिन सवाल है कि दूध का दूध, पानी का पानी इस दौर में करेगा कौन, और वो भी रिलायंस को लेकर। हम दोस्तों एक और इत्तेफाक देख लीजिए। मुकेश भाई की कंपनी ने जब गेहूं खरीदा हिंदुस्तान में, मुल्क में, जिसे एक्सपोर्ट करना था, वो गेहूं भी खरीदा तो बीजेपी की जहां सरकार थी वहीं खरीदा, हरियाणा सरकार। और हरियाणा की जो कंपनी है गवर्नमेंट की, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन, हैफेड, यहाँ से लिया। तकरीबन 40,000 टन का ये सौदा है। और ये भी इत्तेफाक है कि हरियाणा ने जो गेहूं खरीदा वो आगे चल के मध्य प्रदेश से खरीदा। मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? मध्य प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। अब ये भी एक अजीब इत्तेफाक है कि गेहूं खरीदा तो बीजेपी की सरकार से खरीदा, गेहूं खरीदा तो बैन लगने के बावजूद कामयाब रहे निर्यात करने पे। मुझे लगता है कि इस मुल्क में अब किससे कहें कि इस मामले पे जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह के आरोप विदेशी मीडिया लगा रही है, ये सोशल मीडिया पे लग रहा है, किसी की तो जवाबदेही होनी चाहिए। मैंने कोशिश करी रिलायंस में भी बात करने की, लेकिन कोई जवाब नहीं था। और होता अक्सर यही है कि कहा जाता है कि खबर ही मत करिए, बेहतर तो ये होगा
कि आप खबर ही ना दिखाइए। इस तरह का भी प्रेशर आता है। क्या किया जाए, मुल्क एक ऐसे दौर में है। अब दोस्तों, इसे विडंबना कहा जाए या विरोधाभास कहें, कॉन्ट्रडिक्शन कहें सिस्टम में, कि एक तरफ इस मुल्क में गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रोज़ की कमाई करने वाला मजदूर बेरोज़गारी के आलम में, तंगहाली के आलम में खुदकुशी कर रहा है, और उसकी खुदकुशी एक नया रिकॉर्ड बना रही है इस मुल्क में। हम सब के लिए शर्म की बात है। और दूसरी तरफ इसी मुल्क में, इसी तंगहाली के बीच में, बदहाली के बीच में दो ऐसे लोग हैं जो दुनिया में अमीरी के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे इस सिस्टम में, इस व्यवस्था में खेल भी हो रहा है। और वो खेल ना सिर्फ बंदरगाह और एयरपोर्ट को लेकर है, किसान के गेहूं को लेकर भी खेल हो रहा है। और सबके बीच में जो बादशाह है वो लाल किले से कह रहा है, मैं क्या कहूं, आप ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। तो पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। मोदी जी कह रहे हैं और लाल किले से कह रहे हैं, इसलिए उनको सीरियसली लेना ज़रूरी है। और वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर इस बार बहुत ज़बरदस्त चोट करने जा रहे हैं। अब यहाँ भी एक इत्तेफाक है, यहाँ भी एक विरोधाभास है, यहाँ भी एक विडंबना है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन भ्रष्टाचार की इस कार्रवाई में सिर्फ विपक्ष की सरकार ही गिराई जा रही है। कभी कर्नाटक में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी महाराष्ट्र में, कभी गोवा में, कभी पूर्वोत्तर के राज्यों में, कभी दिल्ली में बादल मंडरा रहे हैं सरकार गिराने के, तो कभी बिहार में कोशिश हो रही है, झारखंड में कोशिश हो रही है। भ्रष्टाचार पर वार तो किया जा रहा है, लेकिन ये वार एक तरफा है। ऐसे ही एक तरफा है जैसे मुल्क में जो तरक्की है वो सिर्फ एक तरफा है, चंद लोगों की है। दूसरी तरफ लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। और यहाँ पर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी या उनकी सरकार जो प्रचंड बहुमत में, कहीं ना कहीं दिशा से भटक गई है। बजाय इस मुल्क को एक साथ आगे बढ़ाने के, बादशाह जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टोरल विक्ट्री पर फोकस कर रहा है, चुनावी जीत पर। और शायद उनको लगता है कि ये जो चुनावी जीत है जनतंत्र में, सत्ता में बैठने का जो आप कह सकते हैं परमानेंसी है, ये चुनाव की जीत देती है। तो फोकस चुनाव की जीत पर है और मुल्क पीछे जा रहा है। ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता, क्योंकि इस विषय पर मैं फिर कभी आऊँगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो था ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटकर एक आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कह लीजिए या फाइनेंशियल खेल पर कह लीजिए, इस पर मैं आपका एक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो आज मुकेश अंबानी पे था, रिलायंस पे था, गेहूं के खेल पर था, कि इस तरह के वीडियो आप और देखना चाहते हैं? अगर वाकई देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी सलाह, अपने सजेशन मुझे दीजिएगा। तो आज बस इतना ही। और आखिर में जो मैं कहता हूँ कि कृपया 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज के दौर में हम दो और हमारे दो, इस पर बोलना इतना आसान नहीं है। और मेरा कोई एजेंडा नहीं है, कोई भी एजेंडा नहीं है। अगर आप मेरे ट्विटर पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, तो आपको लगेगा कि कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा सिर्फ खबर है, और खबर जो ज़मीनी सच जाहिर करती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसको व्हाट्सएप पे शेयर करिए, फेसबुक पे शेयर करिए, जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर करिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस चैनल को बताइए दोस्तों को, और बेल आइकन ज़रूर क्लिक करिए। बेल आइकन क्लिक करने से आपको खबर सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।